हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी कैसे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो बच्चे लोग, मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने कंप्लीट किया था हमारा कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। तो आज जो हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखो बच्चों, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल और स्ट्रक्चर दो चीज हो गई। तो कैपिटल मतलब ये है कि हमारी कंपनी में कितनी कैपिटल लगी हुई है, मींस कितना पैसा लगा हुआ है, ठीक है। और स्ट्रक्चर मतलब किस फॉर्म में लगा हुआ है। फॉर्म मतलब देखो, मैंने फाइनेंसिंग डिसीजन में आपको बताया था कि हमारे पास दो सोर्स है फाइनेंस को अरेंज करने के, इक्विटी और इक्विटी यानी कि ओनर का फंड, और दूसरा क्या था, डेट यानी कि कहीं से लोन ले लो या उधार ले लो, कर्जा ले लो। तो ये दो सोर्स है। तो कैपिटल हो गया कि हमारा एक्चुअली में कितना कैपिटल हमारे बिजनेस में लगी हुई है, और स्ट्रक्चर यानी कि किस फॉर्म में लगी हुई है, इक्विटी में लगी हुई है या डेट लिया हुआ है या पूरा ओनर फंड लगा हुआ है या पूरा हमने कर्जा ले रखा है या 50-50 है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या बताता है कि हमारी कंपनी में या हमारे बिजनेस में जितनी भी कैपिटल लगी हुई है वो किस सोर्स में लगी हुई है, कितनी लगी हुई है, ये कौन बताता है हमें, कैपिटल स्ट्रक्चर। इसी को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, इट मींस द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। कितना प्रपोर्शन इक्विटी का लगा है, कितना प्रपोर्शन डेट का लगा हुआ है, वो कौन बताता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इसका फॉर्मूला ये होता है डेट अपॉन इक्विटी, कि कितना डेट है और हमारी कितनी ओनर कैपिटल है या ओनर का फंड लगा हुआ है। अब देखिए, ये अफेक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, डिपेंड करेगा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्क। देखो बच्चों, फाइनेंशियल रिस्क को जब भी कोई हम बिजनेस करते हैं या हम कहीं से भी, मान के चलिए मैंने पैसा कर्जा उधार लिया, तो कुछ ना कुछ तो रिस्क आएगी ना। अब अगर मैं बाहर से कर्जा ले रही हूं तो उसके साथ में एक रिस्क तो वैसे ही आ रही है कि मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट मुझे पे करना है, या फिर अगर मैं अपना ओनर फंड लगाऊंगी उसके साथ रिस्क क्या आ रही है कि मेरा जो बैकअप है वो खत्म हो रहा है, या मैंने अपनी सारी कैपिटल या सारा फंड अगर बिजनेस में लगा दिया तो मेरा जो सेविंग है या जो मैं लास्ट अपने लिए रिटेन करके रखूंगी वो खत्म हो गया। तो एक तो फाइनेंशियल रिस्क बताता है कैपिटल स्ट्रक्चर, और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कि कितना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है हमारे बिजनेस में। तो ये भी हमारा कौन बताएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर इससे अफेक्ट हो रहा है क्योंकि कितना प्रॉफिट हम जनरेट कर रहे हैं या कितना कैश फ्लो आ रहा है और कितनी रिस्क के साथ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, खुद देखिए, बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, जो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या होगा कि हमारा जो मैक्सिमाइज है, मतलब जो रिजल्ट है वो क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है इक्विटी शेयर होल्डर की वो बढ़े। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जब कोई बिजनेस ग्रोइंग होगा, अच्छे से ग्रोथ कर रहा होगा, तो उसमें क्या होगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी ना। उसी को हम बोलते हैं बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर, अब वो स्ट्रक्चर चाहे दोनों का हो, इक्विटी का हो या डेट का हो या किसी कैसा भी हो, बट उसका जो मेन मोटिव है वो क्या है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करे। समझ में आया? तो विच रिजल्ट इन मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, और इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्राइस को भी बढ़ाए, तभी तो वेल्थ होगी ना। जब भी हमारा शेयर का प्राइस बढ़ेगा वो भी तो एक वेल्थ का ही पार्ट है ना। तो और राइज इन प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, उस शेयर के भी प्राइस को वो बढ़ाए, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सिंपल टॉपिक था, कुछ ऐसा नहीं था। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज क्या है, ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है। इसमें देखो, इसमें भी ये है, इट रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल। ये हमारे डेट को दिखाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों को तो प्रपोर्शन दिखा रहा था, डेट और इक्विटी। ट्रेडिंग लेवरेज, ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये दिखा रहा है कि टोटल जो कैपिटल डेट फॉर्म में लगी हुई है वो एक्चुअली कितनी है। यानी कि ये सिर्फ हमारे डेट को दिखाएगा, जो भी हमने कर्जा बाहर से लिया हुआ है उसको दिखाएगा। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या है, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, या डेट अपॉन इक्विटी भी कर सकते हैं।
फॉर्मूला वही है, बस ये हमारे सिर्फ डेट पोर्शन को दिखाएगा, ओनली डेट पोर्शन को, कि हमने कितना ओवरऑल कैपिटल हमने लगाई हुई है डेट पोर्शन में। अब देखिए, विद हायर यूज ऑफ डेट, अगर मैं कर्जा ज्यादा लेती हूं तो द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज द ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, यानी कि अगर मैं डेट का ज्यादा यूज करती हूँ, यानी कि मैंने अपने बिजनेस में कर्जा ज्यादा ले रखा है, तो जो डिफरेंस होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का और कॉस्ट ऑफ डेट का, वो मेरे अर्निंग पर शेयर, यानी कि जो मेरी अर्निंग होगी पर शेयर के हिसाब से उसको बढ़ाएगा। उस सिचुएशन जो होगी वो मेरे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगी। देखो, ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, ठीक है, कि अभी तो ये लाइन मैंने आपको जो लिख रही थी वो मैंने समझा दी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके प्रैक्टिकली समझाती हूँ कि एक्चुअली हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हुआ कि अगर मेरी कंपनी में कर्जा ज्यादा होगा। आप खुद सोचिए कि अगर किसी कंपनी में कर्जा ज्यादा होगा तो उसको प्रॉफिट कैसे हो सकता है, उसकी वो सिचुएशन बेनिफिशियल कैसे हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है, यही मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। इस लाइन का मीनिंग मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देके समझाऊंगी। तो चलिए समझते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं बताती हूँ आपको कि जो हमारा ट्रेडिंग लेवरेज था उसमें ऐसा क्यों लिखा कि अगर कर्जा ज्यादा है तो शेयर होल्डर के लिए वो सिचुएशन बेनिफिशियल है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, अब मैं उसको समझाऊंगी कि कैसे एक्चुअली वो सिचुएशन बेनिफिशियल होती है। तो देखिए बच्चों, मैंने 3 कंपनियों का एग्जांपल लिया है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। 3 कंपनियां हैं, तीनों का जो टोटल कैपिटल है वो 50 लाख है। 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख। अब कंपनी ए ने कोई डेट नहीं लिया हुआ, यानी कि कोई कर्जा नहीं है, सारा इक्विटी होगा। कंपनी बी ने डेट लिया है 10 लाख का और कंपनी सी के ऊपर डेट है 20 लाख का। अब जो इक्विटी है वो तो 50 लाख ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे तो कंपनी ने कोई डेट लिया ही नहीं है। यहाँ पे इक्विटी क्या होगा, क्योंकि 50 लाख की कैपिटल थी, 10 लाख का डेट हो गया, तो 40 लाख की इक्विटी बच गई। और यहाँ पे 50 लाख टोटल कैपिटल थी, 20 लाख का उसने डेट लिया हुआ था, यानी कि कर्जा लिया हुआ था, तो 30 लाख की इक्विटी हो गई। अब जो कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ डेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो उसने डेट लिया है, कर्जा लिया है, तो उसपे कुछ इंटरेस्ट भी तो पे करेगा। तो 10%, 10%, 10%, तीनों का सेम लिया है। टैक्स रेट कितनी है, 30%, 30%, 30%। टैक्स रेट क्यों, जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो कुछ उस पर टैक्स भी तो पे करते हैं, तो यही आएगा टैक्स रेट 30%, 30%, 30%। अब ईबीआईटी मतलब ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो अर्निंग जो हमारी टैक्स और इंटरेस्ट से पहले की है, डेट इज 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख। तीनों की सेम ली है, जिससे सिचुएशन हमें अच्छे से कंपैरिजन करना आ पाए कि एक्चुअली कौन सी कंपनी बेनिफिट में है और कौन सी नहीं है। तो इसलिए जो ईबीआईटी लिया है वो हमने 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख लिया। अब मैं बताती हूँ आपको कि कैसे एक्चुअली पता चलेगा कि कौन सी कंपनी बेनिफिशियल है और कौन सी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट। हमने इंटरेस्ट माइनस किया तो हमारा निकल के आता है ईबीटी। ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, हमारा अब जो निकल के आ गया वो अर्निंग बिफोर टैक्स निकल के आ गया। अब हम इसमें से माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा ईएटी, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स, कि हमारे जो अर्निंग है वो टैक्स के बाद कितनी है। यही तीनों चीज हम तीनों कंपनी में करेंगे। माइनस इंटरेस्ट तो निकल के आएगा हमारे पास ईबीटी। ईबीटी वही अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा ईट मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स। सेम इंटरेस्ट माइनस करेंगे, निकल के आएगा ईबीटी। माइनस करेंगे टैक्स, निकल के आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। इतना निकालते हैं। चलिए अब देखिए, इंटरेस्ट, इसने तो कुछ डेट लिया ही नहीं तो इंटरेस्ट नील आ जाएगा। तो जो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स है वो हमारा 7 लाख ही रहेगा। इसने इंटरेस्ट लिया था कितना, 10%। 10% लिया था ना, हाँ इंटरेस्ट था 10%। किस पे, इक्विटी पे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इंटरेस्ट 10% था, डेट 10 लाख का 10%
1,00,000 रुपीज। तो ये हमारा जो अर्निंग बिफोर टैक्स निकल के आया, ये आया 6 लाख का। ठीक है, इसने कितना डेट लिया था? 20 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। 10% है ना, तो इसका निकल के आएगा 2 लाख। 10% निकाल लेंगे तो इसका अर्निंग बिफोर टैक्स निकल के आएगा 5 लाख। ठीक है, देखिए अब टैक्स रेट निकालनी है, टैक्स निकालना है, टैक्स है 30%। 30% ईबीटी का, तो ये हो जाएगा 2,10,000। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 4,90,000। ठीक है, यहां पे ईबीटी है 6 लाख, इसका टैक्स रेट हो गया 30%, तो 1,80,000। ये निकल के आएगा हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स 4,20,000। यहां पे हमारा टैक्स है 30%, 5 लाख का, तो 1,50,000। 3,50,000। देखिए अभी तक अर्निंग आफ्टर टैक्स किसकी कम आ रही है? इसकी कम आ रही है, और जबकि सबसे ज्यादा डेट इसी पे है। अब आपको ये लगेगा भाई इसकी कम आ रही है तो फिर इसका ये बेनिफिट नहीं होगा, पर अभी एक्चुअली स्टार्ट होगी सिचुएशन। देखिए अब हमें एक्चुअली जो फाइंड आउट करना है वो ईपीएस फाइंड आउट करना है। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। जब हम ईपीएस फाइंड आउट करेंगे अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर हमारा कैसे फाइंड आउट होगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। यहां पे यही निकालेंगे ईपीएस। अर्निंग पर शेयर क्या होगा हमारा? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। यहां भी निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब देखिए अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारी ये थी 4,90,000 की। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? अब देखिए हमारी कैपिटल कितनी है? 50 lakhs की। पर शेयर 10 रुपीज का है, ये हमने अजम्पशन किया है, पर शेयर 10 का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 5 लाख। ठीक है, यहां पे अर्निंग हुई 4,20,000 की। नंबर ऑफ शेयर्स यहां पे कितने हो गए? क्योंकि हम टोटल की बात कर रहे हैं, अब हमारी भाई उतना तो हमारा डेट है ना, हमारी इक्विटी कितनी होगी? 40 लाख, तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे हो गए 4 लाख। यहां की बात करूं तो 3,50,000। यहाँ पे नंबर शेयर्स कितने को? यहाँ पे इक्विटी कितनी थी? 30 लाख की, तो नंबर शेयर्स हो गए। इन्हें डिवाइड कीजिए। अब इन्हें डिवाइड करेंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअली क्या पोजीशन निकल के आई। चलिए इन्हें डिवाइड करते हैं। ये है 4,90,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 0.98 पर शेयर की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, यहां पे कितनी आएगी? 1.05 पर शेयर, और यहां कितनी आएगी? 1.16 पर शेयर। अब देखिए एक्चुअल पोजीशन यहां पर, जबकि यहां पे कोई डेट नहीं है, कोई भी डेट नहीं है यहां पे, पर यहां पे पर शेयर की वैल्यू कितनी है? सिर्फ 0.98। यहां 1.05 और यहां 1.16, यानी कि पर शेयर की वैल्यू किस कंपनी की ज्यादा है? कंपनी सी की, पर कंपनी सी पे तो सबसे ज्यादा डेट था। समझ में आई ये सिचुएशन? तो क्या है, क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 5 लाख थे, यहाँ 4 लाख थे, और यहाँ तो सिर्फ 3 ही लाख थे। तो जितने हमारी इक्विटी है उसके हिसाब से हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, जितने यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है उसके हिसाब से, तो यहाँ इस कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, और जबकि इस कंपनी का जो डेट है वो भी 20 लाख का है। समझ में आया? और यहाँ पे इस पे कुछ भी नहीं था। तो मेन पोजीशन, मेन सिचुएशन क्या है ट्रेडिंग लेवरेज की? कि बेशक कंपनी के ऊपर डेट है,
पर डिपेंड करता है हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यानी कि जो सिचुएशन है वो ऐसी होनी चाहिए, यहां लिख देती हूं, जो हमारा रिटर्न है, जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होना चाहिए, मतलब मैं ऐसे लिख रही हूं, वो ज्यादा होना चाहिए किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यानी कि मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे इंटरेस्ट कम पे करनी पड़े और मैं ज्यादा कमाऊं, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे पर शेयर 1.16 वो कमा रहे हैं, यानी कि इंटरेस्ट कम है तो उसे फायदा हो रहा है, चाहे वो उसने कितना भी डेट लिया हो, पर इस कंपनी को फायदा हो रहा है। यानी कि रिटर्न ऑन जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होना चाहिए, जो भी मैं पैसा कमा रही हूं वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू कि मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना है। समझ में आया? तब तो वो सिचुएशन बेनिफिशियल है उस कंपनी के लिए। और अगर उल्टा हो जाए, उल्टा क्या हो जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाए और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो, तो वो बेटा बेकार है, फिर वो कंपनी, वो अनफेवरेबल सिचुएशन है, वो तो फिर डेट में ही जाती चली जाएगी, उसका कोई सिचुएशन ही नहीं, वो तो कर्ज में ही डूबती चली जाएगी। इसीलिए ट्रेडिंग ऑन लेवरेज क्या बता रहा था, जो मैंने आपको लाइन बताई थी कि कॉस्ट ऑफ डेट, जो मैंने आपको बताया था, दो सिचुएशन है, कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि हमारा कितना कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है और हमारा कितना इन्वेस्टमेंट है। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और इंटरेस्ट कम है तो हमारी कंपनी अच्छी है, चाहे बेशक फिर डेट कितना भी हो, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न हमें ज्यादा मिल रहा है। समझ में आया? और अगर इंटरेस्ट ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो वो बेनिफिशियल नहीं है। समझ में आया? तो ये पूरा मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग लेवरेज एक्चुअली हमें क्या बताना चाह रहा था। कैपिटल स्ट्रक्चर ये बताता है कि कंपनी की कैपिटल किस सोर्स में और कितने प्रपोर्शन में लगी हुई है, एक्चुअली में क्या है। ट्रेडिंग लेवरेज ये बताता है कि अगर कंपनी पे डेट है तो उसका, मैंने आपको बताया था ना कि कंपनी चाहे डेट में हो पर उसका ईपीएस ज्यादा होगा, अगर ईपीएस ज्यादा है तो वो कंपनी की सिचुएशन बेनिफिशियल होगी। तो इस कंपनी में हमारा ईपीएस ज्यादा था और इसमें कम था, तो इस कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं है और इस कंपनी की जो सिचुएशन है वो अच्छी है, फेवरेबल है। समझ में आया? अब इसके बाद हमारे फैक्टर्स हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी, क्योंकि ये फिर ज्यादा बड़ी हो जाती है क्लास, तो और आपको कंफ्यूजन भी ना हो, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी इसके फैक्टर्स क्या हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के, तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, जो भी कॉमर्स पढ़ रहे हैं बच्चे उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि बच्चों को अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए जिनका 28 को एग्जाम है। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए इसको बुक में से, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।